पैरा सलीम। नाज़रीन, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर हो गए। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक उनकी तैनाती 26 अक्टूबर से 3 साल के लिए होगी। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब से नए तैनात होने वाले चीफ जस्टिस की मुलाकात भी हुई है और इस तैनाती का वकला तंजीमों और रहनुमाओं की जानिब से खैर मकदम किया गया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा है कि उनकी इस तैनाती को हर फोरम पर चैलेंज किया जाएगा। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जस्टिस शाहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर हो गए हैं, उनको क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा? स्प्लेटर, मसाइल इश्यूज जी, लेकिन यह है कि उनको मुबारक हो, दिली मुबारक हो। और ये रवायती मुबारकबाद नहीं है कि जो चला गया, और मैं कभी इस तरह से बात हमने नहीं की जी, जाने वालों के बारे में या आने वालों के बारे में। लेकिन यही अफरीदी साहब के सामने बहुत चैलेंजेस हैं, और हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला उन्हें इस्तकामत दे और हौसला दे, और वो डट के फैसले करें जो कौम के लिए अच्छे साबित हो। और दूसरी बात यह है कि सिस्टम जा रहा है और बड़ा जलील और रुसवा होके जा रहा है, जो बात मैं हमेशा कहता रहा हूँ। सिस्टम, अरेंजमेंट, हुकूमत नहीं, अरेंजमेंट, और जलील और रुसवा होके जा रहा है, ख्वार होके जा रहा है। और ये मत कहिएगा कि घर जा रहा है, इनमें से बहुत से लोग जेल जाएंगे। बैक टू द, कहते हैं ना, बैक टू द पिंजरा खाना जहाँ से जो निकल के आए थे वो वापस जाएंगे। और इस वक्त बड़े बड़े उहदों पे बड़े, उनको भी एहसास है कि क्या हो रहा है हमारे साथ। या एहसास शायद नहीं है, या है, अगर नहीं है तो होना चाहिए। जब डीप स्टेट्स डिसाइड कर लेती है ना जी, कि ये अरेंजमेंट फेल हो चुका है, तो फिर वो चले जाते हैं। ये सिस्टम, ये अरेंजमेंट मुल्क को, रियासत को, अवाम को कुछ भी देने में नाकाम हो चुका है। इसकी कोई शख्सियत, यानी जिस तरह ये पैकअप हुआ, वो बना हुआ था ना कॉम्बो, वो उधर हैं, वो उधर हैं, वो उधर हैं, ये तरामीम हो गई कि अवाम को कुछ पता नहीं क्या है भाई। इशूज़ वो लोग कह रहे हैं स्टेबलाइज करो मुल्क को, आप डिस्टेबलाइज किए जा रहे हैं, तो दे फेल्ड। अब उसमें 10 दिन लगे, 15, जितने दिन ज़्यादा लगेंगे मज़ीद नुकसान होगा, रियासत का, मुल्क का नुकसान होगा। इसलिए ये वाक़यात तेज़ होते जाएंगे आने वाले दिनों में। एक पिलर जो था वो गिरा था खान साहब के दौर में, एक पिलर, मैं शख्सियत का नाम नहीं लेना चाह रहा, वो ज़ाहिर है कि वो फैज़ साहब का, चलें जी, उसके बाद वो हाउस ऑफ कार्ड नहीं जाया गया। तो फाइज़ साहब इस पूरे अरेंजमेंट के गारंटर थे। अब वो गए हैं, अब आगे जो है वो ये होगा तो फलां होगा, तो दिमाग ना होगा तो ये होगा, तो इस तरह चले जा रहे। नवाज शरीफ साहब को आके उसको ग्रिप करनी चाहिए थी कि ये मेरी हुकूमत है, और किन शराइत पे आए हैं वो अवाम के सामने बात लानी चाहिए थी कि कैसे तय हुआ है, कि ये कैसे हुआ है कि आईनी उहदे इधर और ये उहदे उधर। कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और मजीद आइसोलेशन में ये तो है ना, उससे मुलाकात, उससे मुलाकात, ये तो हम भी कर लेते हैं मुलाकातें सफ़ीरों से, लेकिन इशू ये होता है कि बहुत बड़े इशूज़ हैं मुल्क के। तो अदालत से उम्मीद है, शहबाज शरीफ साहब से उम्मीद है। शहबाज शरीफ साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर ही परफॉर्म्ड वेरी वेल, वेरी वेल, ठीक है। और काश शहबाज शरीफ साहब की और खान साहब के मामलात अच्छे होते हैं। तो आपने देखा कभी शहबाज शरीफ साहब को लूज टॉक करते हुए? नहीं, ऑलवेज केयरफुल। आज भी वो जो बात कर रहे थे, जो फ़लस्तीनी जो आए हुए थे हमारे यहाँ, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ये अरेंजमेंट जो है ना, ये अरेंजमेंट गलत, बदकिस्मती के साथ ये गलत अरेंजमेंट, जिस अरेंजमेंट ने, यानी अगर ये चल रहा है ना अरेंजमेंट, आप यकीन करें पूरा, तो वो सिर्फ उसमें गालिबन शहबाज शरीफ साहब का कोई क्रेडिट जाता है इस पूरे अरेंजमेंट में कि वो एज अ प्राइम मिनिस्टर कोई काम कर। बाकी उनकी कैबिनेट और आगे पीछे वो मैं कोई तबसरा नहीं करना चाह रहा। और
बाकी जो है वो तो माफियाज बैठी हैं। ISPR की आप स्टेटमेंट देखें ना सारी पिछली, माफियाज, उन्होंने माफियाज का इस्तेमाल किया है, पॉलिटिकल पार्टी का इस्तेमाल नहीं किया लफ्ज़ किसी का भी। तो ये अभी अपनी खैर मनाएं, सारे देखें, अब कोई डिलीवर कर सकते हैं तो अब कर दें, नहीं कर सकते कितनी देर ही चूरन बेचेंगे। देखें इनकी मौजूदगी की गारंटी मतलब वो ये था, जवाब ये था कि तहरीक इंसाफ खुद तितर तो अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं, तितर इनकी बीमा पॉलिसी थी ना जी। इनकी बीमा, तो कितने से बिकेंगे, कितने से उधर मार कुटाई हो रही है। वो कभी एक रहनुमा खड़ा हो जाता है दूसरे को पकड़ लेता है, दूसरा खड़ा हो जाता है पकड़ लेता है, वो कहता है ये गद्दा, वो आपस में एक खाना जंगी की कैफियत है। अब वो जनाब उसमें उनकी तो वो तो भाई वो तो आप कितने से बेचेंगे। आपने क्या डिलीवर किया है, आपने कोई महंगाई कम कर दी है, कोई करप्शन खत्म कर दी है, आप तो लूट मार करके यहाँ पर आके बैठ गए। तो वो तो अपने खाना वो तो खत्म हो गया, वो तो आपस में जो भी उनके चल रहे हैं मामला वो तो चल रहे हैं, उसको आप बेचते रहेंगे सारी उम्र। तहरीक इंसाफ आप बैठे हुए हैं। ओ भाईजान ये क्या है जो तमाशा मुल्क के साथ लगाया हुआ है, ये अरेंजमेंट नहीं चल रहा, इट विल गो, और ऐसे ही फारिग होंगे सारे, ठीक है ना। और ये है कि काम धंधा कुछ नहीं, सारा का सारा काम इन्होंने डाल दिया अदालतों पे, या डाल दिया इन्होंने फौज पे, या इन्होंने डाल दिया ब्यूरोक्रेट्स पे, और उनको भी अपना मेरा ये मेरा वो तो और क्या हुआ इसमें इन तरामीम में, इस तरह होता है कभी। दे हैव अटरली दिस अरेंजमेंट हैज बीन फेल्ड, ये बिल्कुल फेलियर, इतना फेल्ड एक्सपेरिमेंट शायद ही पाकिस्तान की दुनिया की तारीख में हुआ जो ये हुआ है, दे फेल्ड। बाकी पार्टियां अंदर जो मौजूद हैं वो अलग अलग हैं, जैसे मैंने कहा ना कि शहबाज शरीफ साहब नून के हैं, मगर ओनरशिप ही नहीं है किसी चीज की। उधर से वो आए, उधर से वो आए, 4 उधर हो गए, 5 उधर बैठ गए, भाई इस तरह मुल्क। और अदालत आज अदालत में वो जो मुझे नहीं पता कौन से बेंच के सामने उन्होंने कहा जी हमारा तो कैसी नहीं भी, ये तो आई नहीं है। ओ भाई सारे मुझे बताए ना, ये यानी होता है कि फलाना आदमी बनाम सरकार या गवर्नमेंट, तो वो तो सारे फिर यानी फिर सरकार आईनी वो बेंच बनाएंगे बैठ के, बेंच बनाएंगे बैठ के, ये जज होगा वो नहीं होगा वो उधर जाएगा, ये क्या एक्सपेरिमेंट हुआ है। और आपकी जो मुल्क के हालात हैं, आपका फॉरेन ऑफिस है, आपकी ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपने ब्यूरोक्रेट्स को भी बरसा बरस से आपने ये उसका वो उसका हमने सॉलिड लोग देखे हुए हैं इस मुल्क में, और मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो ये कहेगी जो मुशर्रफ एक डिक्टेटर था। ये बाकी तो मैं क्या नाम लूं, जनरल मुशर्रफ इनसे 1,00,000 गुना बेहतर थे वो, और ये मैं वो आदमी कह रहा हूं जो सबसे ज्यादा उनके दौर में बैन हुआ है। बाकी तो यहां पे ये तो मैं शुक्र करता हूं कि 9/11 के बाद ये नहीं थे, इन्होंने तो सारों ने उस वक्त खोल के ना वो अपनी अपनी NGOs बना के और बड़ा कितना माल बनाया इन्होंने, और बैठ गए आके दोबारा। और इनको ये नहीं पता कि दुनिया किस रुख पे जा रही है, इनका ख्याल है हो हमारे बगैर तो भाई ओ भाई खान साहब की पार्टी तो ये वो बीमा पॉलिसी वो भी गई, ये भी गई अदालत। अभी क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, तहरीक इंतशार और भाई खत्म हो गया ना बस। तो आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया है, केसेस माफ करवाने के अलावा और नैब की तरामीम और ये और आपने क्या किया, आपने क्या डिलीवर किया मुल्क को। खान साहब का फोन नहीं उठाता था बाइडेन, अच्छा आपने तो आपके लिए तो रेड कारपेट बिछे है ना वहाँ, गो एंड गॉन। अब खुद चले जाएं, असेंबली डिसॉल्व करें, क्या करें, मैं ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन मैं याद दहानी ज़रूर करवाता हूँ कि ये अरेंजमेंट ये तेज़ हो जाएंगे वाक़यात। हम यूँ करेंगे तो हम ऐसे करेंगे तो हम वैसे करेंगे तो ऐसे होगा तो ऐसे होगा तो इजाज़त नहीं दी जाएगी तो तहरीक इंतशार, ये वो आपस में खुद ही उनका एक बंदा खड़ा होता है दूसरे गालियाँ देता है, PTI को दूसरा होता है उसको गालियाँ देता है। तो वो तो ये तो मैंने कहा ना, वो अगर रहते स्ट्रॉन्ग तो ये चलते रहते, क्योंकि ये उनको अब वो खुद ही दबरदूस हो गई है PTI। और खान साहब देखें, मुल्क का एक रियासत का एक वो होता है ना
आप उसको देखते हैं दूर से, 2 पार्टियों की अहमियत है इस वक्त। आप चलें उसमें अख्तर मेंगल साहब को भी लगाएं, और केपी है खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे जिरगा सब, ये जो परफॉर्म किया है अली अमीन गंडापुर ने, जो वहाँ जिरगा हो रहा था, तो कुंडी साहब भी बैठे हुए थे और बाकी सारे बैठे हुए थे, और आप एक बड़े बहरान से निकल गए। ये इतने गैर संजीदा लोग, इनको नहीं पता कि क्या हो रहा है, मुल्क के हालात क्या हैं। वो जिरगा इतना इतना इंपॉर्टेंट था, इतना अहम था हमारे लिए। दहशतगर्दी है, शहादत, इनका काम क्या है? क्या काम है? क्या आपका माशी इस्तेकाम नहीं हो रहा? आपका चाइनीज कह के गए हैं आपको कि आपने यहां पे इस्तेकाम पैदा करना है, आप नहीं कर रहे। अब अमेरिकन आपसे कह रहे हैं कि इस्तेकाम पैदा नहीं कर रहे, अरब मुल्क कह रहे हैं कि इस्तेकाम पैदा करो, अरेंजमेंट, रोज एक नया फसाद खड़ा किया होता है। ये प्रोवोक करते हैं तो वहां से रिस्पॉन्स आता है ना। और क्या रिस्पॉन्स आता है? 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 50 लोग वो होते हैं, वो हर मुल्क में होते हैं। यूनाइटेड नेशंस के अंदर जब पूरी दुनिया के मुजाहरे हो रहे होते हैं तो क्या उनका नेट बंद हो जाता है? अब ये आपने क्या किया है इतने अरसे में अपने केसेस माफ करवाने के अलावा? तो ऐसे ही बस एक नोट हो। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, इसमें लोग उभर के ऐसा, इसमें भी शहबाज शरीफ का जैसे मैं नाम ले रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब की अब गुफ्तगू बात लोगों से वो इमर्ज हुए सामने, इसी में पूरे इसके बाकी भी होंगे लोग। औरंगजेब साहब जैसे तैसे करके आगे पीछे करवा गए IMF, मैं कभी नहीं मिला उनसे, करवा गए। वो शराइत क्या थी, मुश्किलात आगे पीछे, मगर बाकी लोगों का तो काम ही कुछ नहीं है इसमें। उधर जा तो इधर जा तो केस माफ करा दो, गालियां दो, तो भाई कौन जजों को लड़वा रहे हैं आपस में? सारा बर्डन जो है वो लिया हुआ है उन्होंने। अच्छा, कई लोग करप्ट है, वो करप्ट तरीन लोग, उनको ऐसा मौका मिलता है ना, जब करप्ट तरीन CRPC वो आपकी इस्टेब्लिशमेंट के बीच छुप जाते हैं, जाके उनका नाम इस्तेमाल करके उनके पीछे छुप जाते हैं, उनके पीछे उनको एक्स्ट्रा चार्ज जूते पड़ेंगे, देखिएगा आप। अच्छा, तो बात यह है कि बड़े संजीदा इश्यूज हैं ये। तो आप देखें कि मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ मामला संभाले हैं। अब ये जो मैंने आपसे केपी की बात की है, केपी के अंदर 2 पार्टियां, वैसे तो मुल्क में, मैं इलाके तक नहीं कहना चाहता, लेकिन स्पेसिफिक वहाँ पे 2 ही ताकतें मौजूद हैं ग्राउंड पे। एक है मौलाना फजलुर रहमान साहब के मदरसे, यहाँ हैं। अब ये मौलाना साहब को और उनको लड़ा रहे हैं, वो जी वो तो लड़ेंगे ना आपस में, तो इत्तेहादी वो दोनों बैठे हैं। सियासत अपनी जगह है, मौलाना साहब ने कहा सियासत अपनी जगह है, और लेकिन जब मुल्क का जिक्र आएगा तो हम साथ बैठ जाएंगे। वो जिरका हुआ, उसको मजाक उड़ा रहे हैं। यानी ये चाह रहे थे कि वहां पर भी इकट्ठे ना बैठें, जिरगा ना हो, ठीक है ना। तो बात यह है कि काफ़ी हो गया अब जो है ना, मतलब अब ये कूल काम डाउन करें और अपना अब देखें अपने केसेस वेसेस और अपने मामला कि, और वो भाई तहरीक इंसाफ है, फलां है, दिमाग, वो तहरीक इंसाफ के तो भी पता ही नहीं है, वो खान साहब अंदर हैं। वो भाई आप यहाँ पे बैठ गए, आपने क्या तीर चला दिए हैं बैठ के। और वो फैसल वाडा साहब के बकौल, मैं तो अपना पैसा ना लाऊं इनके मुल्क में इन्वेस्ट ना करूं, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो कहते हैं नहीं SIFC में कर दूंगा बड़े हमारे मोहतरम सेनेटर हैं। लेकिन ये है कि वो बात तो भाई मसला ये है कि तो ये इसमें जो है ना कई लोग तो बड़े अच्छे इमर्ज हुए हैं, और उसमें जो भी हो मुझे पता नहीं, भला मतलब वो बड़े नफीस अंदाज में बात करते हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने भी कभी कोई गैर ज़रूरी गुफ्तगू नहीं की, कभी लूज टॉक नहीं की, तो अच्छा नाइस। लेकिन बाकी लोगों ने तो फसाद बापा किया हुआ है। तो उधर जो है वो मेरा ख्याल है कि इनको नहीं समझ में आ रहा कि ये कितना इंपॉर्टेंट था। केपी के अंदर मौलाना साहब का बैठना अली अमीन गंडापुर के साथ, जो एक तरफ मोहसिन नकवी साहब बैठे हुए, तो गैर संजीदा लोग, ठीक है ना। तो ये है कि बहरहाल इन्होंने जज साहिबान को ये नहीं होगा तो वो होगा, तो ऐसे नहीं होगा तो ऐसे होगा, तो ऐसे, इनका काम ही कुछ नहीं है इसके अलावा कि मैंने कहा ना इनकी बीमा पॉलिसी है। और खान साहब से मुलाकातें नहीं हो रही। अच्छा, इनको यकीन है कि खान साहब के साथ मुलाकातें नहीं हो रही तो खान साहब पे बड़ा प्रॉब्लम है।
प्लेटलेट से इन्हीं के गिरते हैं। और भाई खान साहब, अल्लाह ताला सेहत दे नवाज शरीफ साहब को, खान साहब जो हैं वो बिल्कुल सुकून से हैं। वो जेल से जो मैनुअल जारी हुआ है वो सही है, परेशान ये, और ये पीटीआई को भी, वो भी बड़े हैरान होंगे जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं कि अरे ये खान साहब है, वो तो मजे से। ऐसे नहीं होता, वो सरकार के पास हैं। और ये जो है ये इसमें ये कुछ, मैंने आपसे कहा ना कि तहरीक इंसाफ वाले भी कुछ, इनके जो रहनुमा हैं कुछ तो बहुत सेंसिबल हैं, बहुत ही। सलमान अकरम राजा साहब, बाकी लोग बड़े, वो कुछ इधर उधर दंगा फसाद, वो तो सारे ठंडे ठांड होके सारे वो अपनी जगह पे। और बाकी ये है कि वो जो है वो अब ये मामला थोड़े से ठंडे हो रहे हैं, अफवाम और तफहीम की तरफ जा रहे हैं। वो जिरगा बड़ा सीरियस था इशू, वो खुदा का शुक्र है के हालात, दहशत गर्दी हमारे यहाँ बीच में अटैम्प्ट्स होती हैं। मैंने कहा कौन सा फैक्टर है दहशत गर्द, इनका कोई रोल ही नहीं है ना, वो तो इकोनॉमी के साथ है, माफिया। ये तो इकोनॉमी, आप सोशल अनरेस्ट आप ख़त्म करें, उसके बाद आप देखें कि इश्यूज़ कैसे मुल्क के ठीक होते हैं। उसमें ये नहीं है, ये उसमें एक पार्ट सियासी जमातें ज़रूर हैं। रज़ा रब्बानी साहब की गुफ्तगू सुने आप, शेरी रहमान साहबा की गुफ्तगू सुने आप, मुताद। मतलब मैं आपसे कहा ना कि आप, मतलब इसमें बहुत से लोग जो हैं वो उन्होंने बड़ा, लेकिन ये अरेंजमेंट, मैं कहता हूँ ना, ये जो जेलिन हुआ है ना, ये नहीं कुछ कर सका। उस पर डाल ऐसे कमेटियाँ 10 रुकनी आ रहे हैं जा रहे हैं, जो सारा का सारा वो, और उसमें जो है वो मतलब है कि ये नहीं चल रहा, ये अरेंजमेंट नहीं चल रहा, ठीक है ना। और ये अरेंजमेंट एक मसाइल का गिट बिट हो गया है सारा, टाइम इनका जो है ना बड़ा अजीब सी सूरत है। वरना जो आप देखें वो पहले थे ना, उस वक्त जब ये हिना रब्बानी कर वाली, ये उस वक्त सैलाब में आगे पीछे दाएं बाएं बहुत एक्टिवली इन्होंने जो फैटअप का था, ये तो इनका, ये तो आए तो इन्होंने कहा ख़त्म। ये तो अजीब सा बना, ये तो इलेक्शंस के बाद इनको पब्लिक का जो मैंडेट था वो पब्लिक का मैंडेट था। तो देखते हैं बहरहाल ये अरेंजमेंट किस तरह ख़त्म होता है, पार्टियाँ नहीं अरेंजमेंट। अच्छा जी आगे मूव करें। और वो करप्शन जो अक्रॉस द बोर्ड है, वो पीटीआई में वो जो उधर कम है, मैं तो कह रहा हूँ ना क्रॉस द बोर्ड, उधर से उधर जाते हैं, उधर से छलांग मार के उधर चले गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, ठीक हो गया। वो भाई ये क्या है, इस तरह नहीं चलते। अच्छा अब आगे चलें। सियासत पे कम बात करता हूँ, क्या क्या निकल जाता हूँ, जब ज़रूरी समझता हूँ बात कहता हूँ उसको। और पाकिस्तान में जो भी कुछ होगा खित्ते के वाक़यात तय करेंगे। खित्ते के वाक़यात अब तो इजाज़त ही नहीं दे रहे कि आप ये यहाँ पे ये इस तरह की यहाँ पे नोटंकीपन करें। अच्छा अब 2-4 वाक़यात बड़े आम हो रहे हैं, बड़े आम हो रहे हैं। पहली बात तो ये है कि मैं बहुत मोहतात होकर लफ्ज़ कायम कर रहा हूँ, शायद अमेरिकन हिस्ट्री, कल भी मैंने कहा था, शायद अमेरिकन हिस्ट्री के सबसे नाकाम सेक्रेटरी खारजा के तौर पे एंथनी ब्लिंकन को याद रखा जाएगा। उसकी वजह यह है कि इस कदर ट्रस्ट डेफिसिट मैंने कभी नहीं देखा कि अमेरिका ने एक बात की हो, प्रेसिडेंट बाइडेन ने बात की हो, बयानिए निकालने हो, वाइट हाउस से हो, पब्लिक में हो, और आखिर में वहाँ पे एक कत्लेआम किया, जेनोसाइड की इजाज़त दें, ठीक है। अब जनाब वहाँ पे ये हुआ है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है, अब कोई दिलचस्पी नहीं है उनके दौरों से, उनके बयान से किसी को। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। सेक्रेटरी ब्लिंकन आज तल अवीव में थे, उनकी मुलाकात हुई नेतन्याहू से, और फिर उनकी मुलाकात हुई गैलन से। अब वो एक लिमिटेड सीज फायर की जिसके नतीजे में कुछ यरगमाली रिहा हो जाए और कुछ अरसे के कोई इंटरेस्टेड नहीं है इसमें। वो लेम डक है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज लेम डक एडमिनिस्ट्रेशन, कोई इंटरेस्टेड नहीं है उनकी बात सुनने में। अब वो जो है वो वहाँ से वहाँ पहुँचे मौसू, जब वो पहुँचे तो उधर से अब देखें ना लेबनान के साथ, और लेबनान का तायर इलाका, ये जो तायर का इलाका है लेबनान में, ये वहाँ पर इन्होंने बॉम्बिंग की है, तबाह कर दिया उस इलाके को। वो जो हेरिटेज है यूएन का हेरिटेज, उसके अंदर वो शहर मौजूद है। और ये सिडोन और रोमन एम्पायर और उसके बाद ब्रॉन्ज एज, ये पुरानी जो तारीख है दुनिया की, वहाँ पर जो पुरानी आबादियाँ मिलती हैं ना, उसमें तायर का शहर है। अब जनाब वहाँ पर इन्होंने
वहाँ पे बॉम्बिंग करके वो जनाब उनकी बंदरगाह को उड़ा दिया है, और ये मारे जा रहे हैं कि ये हम 500,000 आदमी मार देंगे, कोई ना कोई तो हिजबुल्लाह का होगा। अब ये हो रहा है, और लेबनीज आर्मी भी साथ आ गई सामने। उसके बाद जो है वो सेक्रेटरी ब्लिंकन पहुंचे हैं सऊदी अरेबिया, और वहाँ पे जो वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सुलेमान से, शहज़ादा मोहम्मद बिन सुलेमान से मुलाकात हुई। शहज़ादा मोहम्मद बिन सुलेमान जो हैं ये टू स्टेट सोल्यूशन के, जिसका पाकिस्तान भी हिस्सा है, और पाकिस्तान उस दुनिया के बहुत बड़े बड़े क्या वो तकरीबन सारे, ये तो चीट कर गए ना बीच में, ये तो बीच में धोखा दे गए कि हम टू स्टेट करेंगे और ये करेंगे, और उसके नतीजे में वरना तो दुनिया अलग खड़ी होती। लोग इतबार करते थे इनकी बात का, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल फारिग किया। आई होप कि कैमला हैरिस इसको ठीक करेंगे आके, या ट्रम्प ठीक करेंगे, जो भी आएगा, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तो वर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो इन्होंने क्या किया कि वो सऊदी अरेबिया गए। सऊदी अरेबिया में सेक्रेटरी ब्लिंकन की मुलाकात हुई वहाँ के वज़ीर आज़म और वली अहद से, और साथ उनकी मुलाकात हुई वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से। और उसके बाद वो कतर जाएंगे, और कतर में यकीनन वो वज़ीर ख़ारजा से मिलेंगे, क्योंकि कतर के जो अमीर हैं वो जर्मनी में है। अमीर कतर जर्मनी में है, और जर्मनी में वो एक तो जर्मन कतर रिलेशनशिप बड़ी स्ट्रांग है, और यूक्रेन जंग के बाद जर्मन कतर रिलेशनशिप बढ़ गई। इसलिए बढ़ गई कि कतर जो गैस का तीसरे बड़े ज़खायर हैं ईरान और रशिया के बाद, तो कतर जो है उसने फिर यूरोप को, क्योंकि उधर वो नॉर्थ स्ट्रीम और वो सारा मसला पाइपलाइंस, और तो कतर और जर्मनी के दरमियान एक कुछ 16 साल का, गालिबन 15 या 16 साल का पैक्ट हुआ है कि जिसमें कतर जो है वो यूरोप को गैस देगा और जर्मनी को देगा, जर्मनी से फिर आगे मूव होंगी। तो वो एक और कतर की इन्वेस्टमेंट्स बहुत हैं जर्मनी में, तो अमीर कतर वहाँ पे हैं, और वो टू स्टेट सॉल्यूशन और ये सारा भी वहाँ डिस्कस हो रहा है, यूक्रेन वॉर। और कतर, ये मुल्क बहुत आगे जा चुके हैं, जो ये अरब मुल्क हैं ना, और ये जो पूरा इस वक्त ये यूएई और कतर और सऊदी अरेबिया और सारे। लेकिन एक और कमाल हुआ उधर, जब ये नेतन्याहू पहुंचे, तो एक तो वहाँ पे वो इधर इन्होंने बॉम्बिंग शुरू की है, उधर से हिजबुल्लाह ने भी छोड़ा हुआ, उन्होंने भी जनाब नॉर्दर्न इसराइल, तरबीब, हैवा, मतलब गुत बनी हुई है, इसराइल की गुत बनी हुई है। थर्ड मिसाइल आ गया, क्यों आया, सिस्टम क्या हुआ, वो कहते हैं कि अच्छा, वो गैलेंट कहते हैं हम ऐसा हमला करेंगे ईरान पर कि दुनिया याद करेगी कि हमारे पास हमने क्या किया है। आज हो गई है 23 तारीख, पहली तारीख से वही बोल रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि जब ये बड़ा हिस्टोरिकल बात है, जो अब नेक्स्ट है, अगली बात बड़ी हिस्टोरिकल है। एन उस वक्त जब सेक्रेटरी ब्लिंकन पहुंचे हैं सऊदी अरेबिया, और इसराइल ने कहा कि हम हमला करेंगे ईरान पे, सेक्रेटरी ब्लिंकन पहुंचे सऊदी अरेबिया, और ईरान की तरफ से एक अनाउंसमेंट हुई कि पहली मर्तबा ईरान और सऊदी अरेबिया, दो मुल्कों की मुश्तरका फौजी मशकें होंगी। ईरान और सऊदी अरेबिया की मुश्तरका फौजी मशकें होंगी, फर्स्ट टाइम। मेरी मेमोरी में नहीं है कि दोनों मुल्कों ने कंबाइंड फौजी मशकें की हों। और फिर तेहरान टाइम्स ने एक, उसमें ईरान ने थोड़ी सी वो हल्की सी, वो एडिटोरियल नहीं है, वो उसकी एक चुरखी भी लगाई बीच में, वो है तेहरान टाइम्स को देखें 27 कि सऊदी अरेबिया की रिक्वेस्ट पे हो रहा है। अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूं ना कि इतनी, मैंने इस तरह अपनी जिंदगी में इस तरह अमेरिकन को ऐसा होते नहीं देखा। ठीक है, ये तेहरान टाइम्स। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो उनकी महरी न्यूज एजेंसी ईरान की, सऊदी अरेबिया रिक्वेस्ट ज्वाइंट नेवल ड्रिल विद ईरान। सऊदी अरेबिया ने कहा एक मिनट ठहर जाए, ये हमारे दरमियान फटा नहीं होने वाला, ये भूल जाए, हमारे दरमियान कोई झगड़ा नहीं होगा।
वो जो था ना डिवाइड, उसको लड़वा दो, उससे लड़वा दो, उसको लड़वा दो, ना 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 ना। उधर से वो कह रहे हैं ईरान, उधर हम फौजी मशकें करेंगे ईरान के साथ, सऊदी अरेबिया कह रहा है। और यूएई जो है उनके सदर मॉस्को में है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया एक रो। तो अब सेक्रेटरी ब्लिंकन के बाद जो लास्ट चांस है, लास्ट चांस कि वो, वैसे टाइम गुजर चुका है, मतलब अब नहीं मानेगा नेतन्याहू, और देखते हैं आगे क्या होता है, वो है कि अब वो लंदन जा रहे हैं। अगर मैंने आज उनका देखा, जो उनकी आइटिनरी आई है, जो लेटेस्ट आइटिनरी उनकी है कि 21 से 25 तारीख तक, पहले नाम नहीं था उसमें, पहले इसराइल था, लेकिन अब जो 8th स्लाइड है, इसराइल, सऊदी अरेबिया, कतर एंड यूके। अब यूके जो है ना, यूनाइटेड किंगडम, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है उनका, क्योंकि यूके का एक स्टांस है, खासतौर पर लेबर पार्टी का, उनके प्राइम मिनिस्टर बड़े बड़े एक बड़े जेन्युइन किस्म के और बड़े मतलब पल्स है, और वो यूके को एक नए उसमें लेके जा रहे हैं। हो सकता है यूके वापस ब्रेक्सिट में चलो, मतलब ये खत्म हो जाए, हो सकता है यूके इमर्ज हो, मतलब यूके निकल रहा है। बरतानिया उस फेज में जो एक आ गया था ना बीच में, खटपट, वो बरतानिया इमर्ज होकर अपनी सेपरेट उसके साथ आ रहा है। अब बरतानिया में सेक्रेटरी ब्लिंकन क्यों जा रहे हैं? बरतानिया में अरब ममालिक के वज़राए खारजा के साथ मुलाकात होगी बरतानिया में, और क्योंकि उसकी वजह यह है कि कई वज़राए खारजा तो गए हुए हैं इस वक्त तातारिस्तान के दारुल खिलाफा काजान में, और वहाँ ब्रिक्स समिट हो रही है। तो वो वहाँ से जब वो ख़त्म होगी तो वापस आके तो सीधा वज़राए खारजा जाएंगे लंदन, और लंदन में फिर मुलाकात होगी सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ अरब वज़राए खारजा की। तो ये तो हो गया यहाँ का किस्सा। रशिया ने ये कहा है कि ईरान के ऊपर अगर अटैक हुआ तो रशिया ईरान को तनहा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। कोट 25th स्लाइड, CNBC, Russia says it has no intention of abandoning Iran as it faces Israel. इजराइल का अटैक हुआ तो रशिया नहीं छोड़ेगा अकेला। और उससे पहले राइटर्स, ताज न्यूज़ को कोट करके राइटर्स भी, ये उसको भी मैं कोट कर देता हूँ। रशिया टेल्स इजराइल टू नॉट इवन कंसिडर अटैकिंग ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज। अच्छा, अब ये हो गई 2-3 चीज़ें। अच्छा, उसके बाद जो है वो अल्लाह खैर का भी टर्की में अभी अटैक हुआ है, तो उस पर कल बात करेंगे। डिटेल्स आ रही हैं कि उसमें कितने लोग जानों से गए हैं, मतलब 3 लोगों की खबर आ रही थी, तो अल्लाह खैर करे। लेकिन उसके साथ दूसरा जो काम हुआ है इस दौरान, वो हुआ है ब्रिक्स समिट। और जो कमाल की बात है वो ये है कि मैं वक्फे में जाने से पहले भी तबसरा वापस आके करता हूँ, भूल ना जाऊँ क्या क्या हुआ है। पहले तो मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर, ठीक है, ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, मुल्क भी ज़बरदस्त, यूएई हमारा, उनके प्रेसिडेंट जो हैं मोहम्मद बिन ज़ैद, उन्होंने दौरा किया, और दौरा किया उन्होंने मॉस्को का, और उनके प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात हुई। लेकिन उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ है पिछले 24 घंटों में, होपफुल नहीं, फिर उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की जो तकर्री है उसको हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। अब बस मेरे हाथ से यहाँ तक, क्योंकि ये पूरा जो गुफ अप हुआ है ना, पूरा अरेंजमेंट और सेटअप और सियासी अदम इस्तेकाम, अब इसके खात्मे का वक्त है। अब सब अपना अपना, कहते हैं ना, ठंडे पानी का गिलास अब पिएं और अपने अपने उसके लिए ठंडे हो जाएं, क्योंकि अब मुल्क का नुकसान हो रहा है, इससे आगे मुल्क का नुकसान हो रहा है। और ये ज़्यादा अरसे, मैंने आपसे कहा ना कि अब ये चारों तरफ से दबाव है, इकॉनमी का, सोशल अनरेस्ट, आगे पीछे दाएं, लोग बेजार हो गए। इंटरनेट हर दूसरे दिन, डबल सवारी रहती, इंटरनेट नहीं आता तो बेहतर है। पहले डबल सवारी पाबंदी लगती थी, इंटरनेट बंद कर देते, अजीबो गरीब मामला, सिक्योरिटी क्राइसिस, इंटरनेट बंद।
ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपने किया ना, मैंने नहीं किया होगा, आपने किया, हमने नहीं किया, एक अरेंजमेंट है, उस पर डाल देते, उस पर डाल देते, इकट्ठे। बहरहाल तो ये है कि मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ये इशू, दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो अमेरिकन सेक्रेटरी डिफेंस हैं, देखिए ना, पहले ये बात की प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने, फिर उसके बाद ये बात की साउथ कोरिया ने, उन्होंने तो रशियन एनवॉय को तलब किया। उसके बाद ये बात जो है वो अब जो है वो सेक्रेटरी डिफेंस लॉर्ड ऑस्टिन ने की है। एक्सट्रीमली सीरियस फॉर द वेस्ट एंड फॉर यूरोप और बाकी सारे मुल्कों के। लेकिन चूंकि मीडिया से बात की है, इसका कोई अभी तक मेरे सामने वो नहीं आया, इसका डी का कोई एग्जैक्ट प्रूफ। तो वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, दोनों ने इसको, जो रिपोर्टर्स थे अलग अंदाज में, लिए एक्सट्रीमली सीरियस। वो क्या कहते हैं, वॉशिंगटन पोस्ट 11वीं सिलाई, वो कहते हैं कि यूएस डिफेंस चीफ सेज के नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स रशिया में है लेकिन पर्पस अनक्लियर है। ठीक है, और यूक्रेन और साउथ कोरिया कह चुके हैं कि नॉर्थ कोरिया की फौज रशिया आ रही है यूक्रेन से लड़ने के लिए। नॉर्थ कोरिया ताजा दम फौज, बिल्कुल। न्यूयॉर्क टाइम्स से जब उन्होंने बात की है तो न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि यूएस सेज के नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स, 12th स्लाइड, यूएस सेज के नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स आर इन रशिया टू एड फाइट अगेंस्ट यूक्रेन। अच्छा, अब एक फटीग है पूरी, और दो चीजें हैं यूरोप में। एक तो यूरोप पोस्ट कोविड स्टेबल हो रहा था, बिल्कुल स्टेबल हो रहा था पोस्ट कोविड। वहां पे मुख्तलिफ पॉलिटिकल चलते रहते हैं कि राइट विंग आ रहा है, वो बिल्कुल, वो राइट विंगर्स को स्ट्रेंथ फर्दर दी। एक वो अरब स्प्रिंग ने कि सारे लोग वहां पहुंचे, और उसके बाद यूक्रेन वॉर ने, और साथ ही गैस बंद और महंगाई, और आगे वो यूरोप का। अब वो जनाब उनके साथ जब फटीक में जाके किसी तरह जंग खत्म हो, ये और ट्रंप ना आ जाए कहीं, और वहां से नॉर्थ कोरिया के आ रहे हैं, चलते 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 चलते, कोई कह रहा है 10,000, 15,000। और अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है आज या कल में या एक दो दिन में शायद वो पिक्चर्स भी रिलीज करें, जो इनका कहना ये है कि वो सैटेलाइट से इन्होंने इमेजेस ली हैं कि रशिया में कहाँ कहाँ नॉर्थ कोरियंस ट्रेन हो रहे हैं नेटो से लड़ने के लिए। ठीक है, अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो अहम हुई है वो ब्रिक्स समिट हुई है। ब्रिक्स समिट ये मेरे ख्याल से एक हिस्टोरिकल ब्रिक्स समिट है, क्योंकि एक टाइमिंग इसकी, और फिर जगह, और फिर मुलाकातें। एक तो प्रेसिडेंट पुतिन की सबसे 36 मुल्कों की नुमाइंदगी थी वहाँ। एक तो प्रेसिडेंट पुतिन की सबसे मुलाकात हुई, और वो जो मैसेज था कैलकुलेशन में चला गया प्रेसिडेंट पुतिन, वो तो ख़त्म हो गया। वो तो कहीं जाके पैसिफिक में या अटलांटिक में गर्क हो गया नैरेटिव कि जी आइसोलेशन में। 36 मुल्क वहाँ पे मौजूद थे, और प्रेसिडेंट पुतिन ने उसमें ये कहा कि नेटो के मुल्कों के लिए भी खुला है हमारा दरवाज़ा। ब्रिक्स जो है वो नेटो के मुल्कों के लिए भी खुला है। अब जो इसमें इंटरेस्टिंग मुलाकातें, एक तो ये है कि जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि शेख मोहम्मद बिन जायद जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन से मिले, और उनकी बड़ी डिटेल मुलाकात हुई। ईरान सऊदी अरेबिया नेवल ड्रिल्स कर रहा है। और फिर उसके बाद जो और इंटरेस्टिंग मुलाकात हुई वो हुई इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के दरमियान, और ये उनकी 2019 के बाद पहली मुलाकात है। दरमियान में 2 दफा मुसाफे हुआ, लेकिन ये बायलेटरल मुलाकात पहले, और इस बायलेटरल मुलाकात के अगले स्टेज पे दोनों तरफ से कहा गया कि अजीत डोवाल वहां से, क्योंकि अजीत डोवाल डील करते हैं इसको भी, ये पूरा जो चाइना के साथ मामला हैं उसमें भी वो इन्वॉल्व है, NSA, और वहां से वांगी उनके वजीर खारजा, उनकी अब एक आने वाले दिनों में मुलाकात तय हो गई। और साथ ही ये कि मतलब बस मुलाकात हुई है, इसमें कोई एग्रीमेंट या कोई ऐसी बात में ये, लेकिन उससे पहले ही बात हो गई थी कि डिसएंगेजमेंट होगी, दोनों तरफ से कह दिया गया था ये डिसएंगेजमेंट होगी, और प्री 2020 की स्टेज पे दोनों मुल्क जाएंगे। तो एक तो इस मरहले पे ये बहुत इंपॉर्टेंट कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर और प्रीमियर शी जिनपिंग के मुल्क, तो इधर सारा सिलसिला, ये जो हमारा अरेंजमेंट है ना, ये इधर वाला है, दुनिया इधर की तरफ जा रही है। ठीक है, अब इधर ये इधर की साइड के थे, तो अब ये इसीलिए ये खुदाफिज इनका कि बस मैं इतनी बात ही करूँगा, ठीक है ना, मशरिक़ और मगरिब की तरफ। तो वो जो है वो अब वहाँ पर एक तो जो है वो आपकी मीटिंग हुई है इंडियन
प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई है प्रीमियर शी जिनपिंग से। कितना अच्छा, अभी एक आइस ब्रेकिंग बहुत टाइमिंग वाइज, लेकिन आगे अब जाहिर है कि वो इंडिया कैलकुलेट करेगा कि हम कितना, हम मैसेज तो चला गया उनका अमेरिका को, लेकिन कितना चाइना के साथ हम जाएं और कितना हम जाएं अमेरिका की तरफ। ऐसा तो नहीं कि दोबारा आगे पीछे, मतलब लेकिन एक आइस ब्रेकिंग हुई, एक वो तलखी जो थी वो चाइना ने भी इस मरहले पे कहा कि ठीक है हम पीछे हटते हैं और मैसेज ज़रा चला जाए, क्योंकि इंडिया पे प्रेशर है वो पन्नू वाला जी। पन्नू वाला प्रेशर है ना, पन्नू वाला प्रेशर है, फिर वो निजर वाला तो इंडिया ने भी एक दिखाई आंख उनको कि अच्छा ये तो बड़ा अच्छा मौका है। दूसरी जो मुलाकात हुई, एक तो ये, तो अभी इसमें देखते हैं कि ये आगे कैसे, इंडिया भी एक यानी बड़े मुश्किल फैसले करने हैं ना इस वक्त, किधर जाना है किधर नहीं जाना, क्या करते हैं कैसे नहीं करते, क्या मतलब कितना आगे जाना है, कितना मतलब कैसे चलेगा सारा। लेकिन ये है कि इस वक्त चाइना ने वो पीछे किया अपने आप को, ठीक है। चाइना जो है वो कमाल, पता नहीं उनकी क्या है बात, वो दूर का सोच, वो टाइमिंग का इंतजार करते हो, एग्जैक्ट टाइम आया ना जब कि मगरिब के साथ फड्डा पड़ा इंडिया को, चाइना ने कहा हम तो पीछे हटते हैं, वो पीछे चले जाते हैं 2020 से, वो आगे बात करेंगे 2020 से। अब इंडिया कैलकुलेट करेगा कि ये 1 मिनट ठहर जाए, अब इसको कैसे, लेकिन ये कि अमेरिकन भी कर रहे होंगे कॉन्टैक्ट, किसी ना किसी स्टेज पे अमेरिका और चाइना भी बात कर रहा होगा आपस में, तो ये बड़ी एक, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो हमारे रियासत है, प्रॉपर रियासत, ये आगे नहीं, जो हमारे जो थिंक टैंक्स बैठे हैं वो भी इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे कि अच्छा ये कैसे कैलकुलेशन, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं, ये बच्चों की हरकतें नहीं हो रही जो उछल कूद मचाई हुई है इन्होंने, वो भी कैलकुलेशन हो रही होगी कि कैसे क्या सारा, वो वॉर गेमिंग हो रही होगी। दूसरी जो मुलाकात हुई वो और इंटरेस्टिंग है, और वो ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर की ईरान के प्रेसिडेंट के साथ। इंडिया जो है वो दुनिया के वाहिद मुल्कों में से एक है जो कि नेतन्याहू को इस पूरे, यानी बीजेपी, इंडिया की बात मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, बीजेपी और आरएसएस और ये जो थिंकिंग है इंडिया में, तो बड़े खुले टुले जहन के और बड़े ओपन माइंडेड लोग हैं, बड़े ज़बरदस्त उनके लोग हैं। इशू खड़ा होता है जब ये हिंदुत्व और ये जो है टिपिकल एक, वो जहाँ अपनी ज़ात बरादरी को भी नहीं छोड़ते, मतलब मुसलमान तो छोड़ दें आप, बहरहाल मैं उस बहस में नहीं जाना था। इशू ये है कि ये जो मुलाकात हुई है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की, वो मुलाकात हुई है किससे, ईरान के प्रेसिडेंट से, और ये फिर बायलैटरल हुई है। वो ईरान जिसके ऊपर उधर से इजराइल कह रहा है हम हमला करेंगे, तो इस वक्त उन्होंने एक मुलाकात जो है, ये मुलाकात उन्होंने करवा दी इस वक्त इसराइल जो है हमला करेगा ईरान पे, सऊदी अरेबिया के साथ डील्स हो रही हैं, सारे अरब मुल्कों का दौरा करके आ गए, रशिया कह रहा है हम खामोश नहीं बैठे हुए, और उधर से वो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने क्या ये फॉरेन पॉलिसी का इतना गूफअप किया है, यूएस पॉलिसी का इतना गूफअप है, ये कैमला हैरिस आती हैं या ट्रंप किस तरह सुधारेंगे, और उस दौरान उससे पहले ये कत्लेआम कैसे ख़त्म होगा, और ये बैगेज आगे जाएगा। अच्छा, अब एक तो ये हो गई मुलाकात, दूसरी जो है वो हो गई मुलाकात, अच्छा वहाँ पे जो है आप देखें कि प्रेसिडेंट सीसी भी पहुँचे हुए थे, तुर्की ने भी रिक्वेस्ट की है, अल्लाह खैर करे वहाँ से क्या खबर आती है, तुर्की भी शामिल होने जा रहे हैं, तभी तो पुतिन ने कहा कि नेटो का कोई मुल्क आ जाए तो कोई इशू नहीं। अब इसमें जो एक और इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि एक और मुल्क ने भी दरख्वास्त की है, और उस मुल्क का नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने एक, और ये मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ 21 और ये 22, एक तो ये कि ईरान और इंडिया के दरमियान, क्योंकि ब्रिक्स के दोनों परमानेंट अरकान है ना, तो नए रुकन को शामिल करना है, तो उससे दो मुल्क ईरान और इंडिया, चाइना मौजूद है, रशिया मौजूद है, वो उन्होंने गौर किया है कि अफगानिस्तान को ब्रिक्स का हिस्सा बनाया जाए। 21 स्लाइड हरियाणा न्यूज, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो पंजाब न्यूज है वो भी कह रहा है कि अफगानिस्तान आई पार्टिसिपेशन इन ब्रिक्स मीटिंग। तो इशू ये है सारा कि अब वहां पर
ईरान परमानेंट मेंबर है, ठीक है। जी। उनके प्रेसिडेंट जो सऊदी अरेबिया, थोड़ा सा इशू चल रहा है, वो हो जाएगा, वो भी क्लैरिटी आ जाएगी। सऊदी अरेबिया नहीं गया मीटिंग में, उनकी पार्टिसिपेशन हुई लेकिन दूसरे लेवल पर थोड़े इशूज में। और आखिर में जाते जाते अगर 30 सेकंड 40 सेकंड हो तो फिर मैं बात कर लूँगा। कल भी मैंने बात की थी डी डॉलराइजेशन। दुनिया में जब लोग एक दूसरे से तारीख शुरू हुई है तो एक दूसरे से कैसे ख़रीदो फ़रोख्त कैसे होती थी? ख़रीदो फ़रोख्त ऐसे होती थी पहले कि जी गंदम 3 बोरियां गंदम की, उधर से चावल दे दो, गंदम दे दो, ये मकान दे दो, उधर से भैंसें बकरियां दे दो, इस तरह आपस में जो बार्टर सिस्टम होता था। फिर दुनिया थोड़ी सी आगे चली तो उसमें फिर ये सोना और तांबा और इस तरह की चीज़ें आ गई। अच्छा, ग़ुलाम भी होते थे, इसके बदले ग़ुलाम ले लो, इसके बदले ये कर लो। उसके बाद वो सोना चांदी वाला मामला चलता रहा, तांबा आ गया दरमियान में। उसके बाद जो है वो चलते चलते फिर वो आ गया सोने पे जाके चीज़ तय हुई। और पेपर करेंसी आई तो पेपर करेंसी की हैसियत कोई नहीं थी, कागज़ का टुकड़ा। तो उन्होंने कहा इसके साथ सोने को अटैच करो, सोने को अटैच करो, ये कागज़ के टुकड़े को क्या करना है। तो ये था ब्रेटन वुड एग्रीमेंट कि डॉलर जो है, $1 इतने सोने के बराबर होगा। मैं उस डॉलर को कागज़ के टुकड़े को नहीं लेके जाऊंगा, मैं कागज़ के टुकड़े को जहाँ लेके जाऊंगा वो कागज़ का टुकड़ा नहीं होगा, वो सोना होगा, उसके बदले इतना सोना मिलेगा मुझे। ये था ब्रेटन वुड एग्रीमेंट। ब्रेटन वुड एग्रीमेंट 45 वाला जी। वो निक्सन साहब ने खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? कि पेट्रोल डॉलर आ गया। उन्होंने कह दिया कि पूरी दुनिया को पेट्रोल की जो डीलिंग है वो वहां से लफ्ज निकला पेट्रोल डॉलर। तो डॉलर तय हो गया कि जी डॉलर में ही पेट्रोल जो है वो कोई मुल्क खरीदेगा, दूसरे मुल्क से डॉलर में खरीदा करेगा। तो डॉलर फिर चढ़ गया। हालांकि डॉलर कागज बन चुका था ब्रेटन वुड एग्रीमेंट में, तो ये तय था कि डॉलर कागज नहीं है बल्कि सोने के बराबर है, ठीक है। और मतलब आप 1 आउंस लेके जाएंगे तो इतने डॉलर होंगे। तब आपके और अभी भी कई मुल्क अपना जो ज़खायर हैं वो उसमें नहीं रखते, खाली रुपीज़ में नहीं रखते या दरहम्स में नहीं रखते, वो सोने में रखते हैं। उनके जो ज़खायर, कई मुल्कों ने अपने ज़खायर को सोने में भी रखा होगा कि हमारा सोना हंगामी हालात में, ये नोट वोट पता नहीं किधर गए, सोना रखो, सोना, गोल्ड एक करेंसी के तौर पे ज़खायर। अब जनाब तो उसके बाद फिर मुख्तलिफ तरीके आते रहे। इलेक्ट्रॉनिक करेंसी आ गई, इंटरनेट आया तो इलेक्ट्रॉनिक करेंसी आ गई, इजी पैसा और इस तरह की चीज़ें पूरी दुनिया में। ये आपके जो है ये मनी चेंजर्स और ये सारे इंटरनेट से हुआ ना। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक आ गई, ये इससे मोबाइल से आपने भेजा फ़ौरन, और फिर क्रिप्टो करेंसी आ गई, डिजिटल करेंसीज आ गई। इशू ये सारा कि अब ये डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहा है। सबसे ज़्यादा डॉलर किस मुल्क के पास है दुनिया के? चाइना के पास। सबसे ज़्यादा डॉलर चाइना के पास है। डॉलर चाइना के पास सबसे ज़्यादा है दुनिया में। और वो जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि हम दोबारा से, अगर अभी नहीं जी। यानी ये बात इफ की नहीं है, ये बात है वैन की। वो जो किशोर मोबानी ने बड़ा सा जुमला किसी दिन एक लेक्चर में उन्होंने कहा कि इफ की बात नहीं है, वैन की बात है कि कब, कि ये जो करेंसीज हैं जो ऑलरेडी शुरू हो गई हैं, जो मैंने कल भी बात की थी दोबारा, कि आप किसी भी जगह जाके अपना क्रेडिट कार्ड दिखाते हैं तो जो ट्रैवलर्स होते हैं उनको पता होता है कि हमें ट्रैवलर कार्ड, ये जो क्रेडिट कार्ड दिखाना है, तो दूसरे मुल्क में जाके वो पूछते हैं कि डॉलर में या लोकल करेंसी में, तो लोकल करेंसी में, तो आपके ऑप्शन होता है दूसरा ऑलरेडी। बड़े कम लोग होते हैं जो डॉलर के थ्रू फिर वापस जाएं, जो नए नए होते हैं इनको पता नहीं होता। लेकिन ये होता है कि जी आप, अब वो पैरेलल करेंसी के ऊपर काम शुरू हो गया। यहाँ पर अमेरिका ने देखना है, और ऑलरेडी हो रहा है, पाकिस्तान भी या बाकी भी। और उन्होंने डॉलर से वो लोग आगे जाके इसमें से निकल पाएंगे जो भारी डॉलर्स में कर्जा लेके नहीं बैठे हुए, जो भी मुल्क है जी। जो भारी कर्जा डॉलर्स में लेके बैठ रहे हैं और डॉलर्स के पीछे लगे हुए हैं, और वो सोच ही नहीं रहे कि दुनिया में कुछ कोई और भी किसी तरफ दुनिया का रुख जा रहा है, तो वो फिर इस दौड़ से पीछे रह जाएंगे। क्योंकि वो ना अपने आप को, अपना FBR, ना टैक्स नेट, ना वो अपनी IMF, ज़रा सा आता है, मुआहदा तय होता है, एक हंगामा बपा होता है, वो टैक्स डालते हैं, वो कहते हैं अगले कौन सी गवर्नमेंट होगी वो करती रहेगी, किस्तें भरती रहेगी, हम तो अभी निकले ना यहाँ से माल बना के जी।
ये एलीट का साइकिल अब टूटने जा रहा है। ये नहीं कि कहने से ये खुद ब खुद हालात तोड़ देंगे। ये एलीट कैप्चर जो है ना, ये इंटर एलीट फाइट और ये सारी ये हालात तोड़ देंगे। उसकी वजह ये है कि वो मुल्क जो डॉलर्स में कर्जा लेते जा रहे हैं, वो इस गेम में कैसे आएंगे? इस गेम में कैसे आएंगे? यही बात आपसे चाइना ने की थी कि जी आप जो है वो बराए करम, फिर उन्होंने कहा सऊदी अरेबिया आगे पीछे, अब आपको एक रिलीफ मिला, उसके बाद उन्होंने क्या कहा, आप इस्तेकाम पैदा करें और नतीजा देखें क्या उछल कूद मची हुई है मुल्क में। तो ये कि अरेंजमेंट कोई ओनरशिप ही नहीं है। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि ये सिस्टम जा रहा है, जल्दी होकर जा रहा है। कुछ लोग जाएंगे जेलों में, कुछ लोग ज़ाहिर बड़े अच्छे हैं, अच्छा काम किए, मर जुए, केसेस वेसेस जिन पे चल रहे हैं वो केसेस भुगतेंगे। लेकिन मेरा ख्याल से कि मज़ीद अगर ये होगा तो फिर ये थिंग्स विल गो टुवर्ड साउथ जिसे कहते हैं ना। तो बेहतर है कि सब ठंडा पानी पी के आराम से और मज़ीद जो है ना इंतशार फैलाने से मुल्क में जो है इंतशार सिर्फ पीटीआई ने फैलाया हुआ है। ये जो बाकी सोशल अनरेस्ट है पूरे मुल्क में, गुर्बत और महंगाई और लोग ये उसमें इनका बाकियों का किसी का हिस्सा नहीं है। अच्छा, लूट मार हो रही है पूरे मुल्क में। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर।